ये स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अगला लेक्चर, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर तक क्या देखे थे। हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिए थे। उसमें कुछ पोर्शन ये बचा हुआ था कि कैसे जेनेटिक कोड को लिखा जाए, और बाकी डिटेल से उसके प्रॉपर्टी के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसको कैसे लिखा जाए, और जो एमिनो एसिड है 20 टाइप के एमिनो एसिड, आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को घर जाना है और घर जा करके वो 20 एमिनो एसिड का लिस्ट को निकालना है। ये आप चाहेंगे तो बुक में भी मौजूद है, और नहीं भी होगा तो आप गूगल से सर्च करके वो 20 एमिनो एसिड को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उतना डिटेल से अभी नहीं जाएंगे, ताकि हम लोगों को सिर्फ चीजें समझ में आनी चाहिए। हम लोगों को करना क्या है, हम लोग डीएनए से डीएनए बनते हुए देख लिए, डीएनए से आरएनए बनते हुए देख लिए, आज आरएनए से प्रोटीन बनते हुए हम लोगों को देखना है। तब जाकर सेंट्रल डोग्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में डीएनए से आरएनए से कैसे आरएनए से कैसे प्रोटीन का निर्माण होगा, उसी के लिए हम लोग लास्ट लेक्चर में जेनेटिक कोड के बारे में अच्छे से स्टडी किए थे। आज जो है हम लोग जेनेटिक कोड का उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे एनसीईआरटी में ये वाला बातें दिया हुआ है, वो आप समझ लीजिएगा कि ये कैसे और किसके लिए क्या होता है। एक आध दो बना के देख लेंगे, और उसमें कोड आपको बता दिए हैं लास्ट लेक्चर में कि कितना का बहुत सारा कोडोन होता है। वो सब हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी के अंदर डील कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आप वहां से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कैसे चार्ट बनाया हुआ है, ताकि आप एनसीईआरटी पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसमें क्या करना है, हम पहले भी बताए थे कि आपको बस क्या, हमारे पास क्या है, जो नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, 4 हैं। तो चारों को कैसे हम बोले थे कि उसको आपको ऐसे याद रखना है कि UCAG, बस आपको यही वाला याद रखना है, UCAG। बस अगर ये आप याद रखें तो देखिए वैसे बनता है। यहाँ पे U ले लिए, और यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी U है। ठीक ना, तो U हो गया, अरे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पहला है, इधर आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। अब यहां से देखिए, जब हम लोग फिर से ऐसे करने लगेंगे, तीसरा बनाएंगे तो ऐसे होगा, U तो होगा ही, चौथा बनाएंगे U होगा, तीसरा बनाएंगे U, चौथा बनाएंगे U, क्योंकि इस दोनों में क्या है, U। अब यहाँ पे क्या होगा, UCAG, ऐसे पुट करते जाना। अगर इसमें करेंगे तो कैसा होगा, U तो लिख लिए, 4 U हो गया। अब C लिख लेंगे, C लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, UCAG। ठीक है ना, तो इस तरह से आप बनाते चले जाइएगा, इसको पुट करते चले जाइएगा, तो ये 64 कोडोन का यहाँ पे आ जाएगा। और उसमें जो है आप देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे जो है अलग अलग जगह पर लास्ट जो एग्जाम हुआ था नीट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है, सब प्रॉपर्टी के अंदर मैं बता चुका हूं कि कौन इनिशिएटिव कोडोन है, कौन डुअल नेचर का है, कौन स्टॉप कोडोन है, कितने का बहुत सारे कोडोन मिलते हैं, किसी का 6 था। तो वो आप इस चार्ट में ढूंढिएगा। एनसीईआरटी पहले इसको भर लीजिए, और इसके बाद वो इसके सामने प्रोटीन का वो कोड दिया हुआ है, आप उसको देखिएगा। एक बार वो 20 एमिनो एसिड का लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, तो आपको आसानी से वो पता चल जाएगा। ये क्या है, कोड बता दिया कि कैसे ये करेगा, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्या समझना है कि कैसे एमआरएनए से प्रोटीन बनाना है। अब कम से कम ये समझ में आ गया कि एमआरएनए से प्रोटीन बनाना होगा, तो जेनेटिक कोड के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आया है वो कन्वर्ट होगा और प्रोटीन के फॉर्म में बनेगा। इसी प्रोसेस को पहले हम लोग यहाँ पे पूरा देखेंगे आज का इस लेक्चर में। लेकिन उससे पहले जो म्यूटेशन का कुछ कॉन्सेप्ट है उसमें हम थोड़ा देख लेते हैं। जिन म्यूटेशन में एक तो सब्स्टिट्यूशन का आता है, एक फ्रेम शिफ्ट का आता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। अब इसमें ट्रांजिशन में क्या होता है कि इसमें प्यूरिन के जगह पर हो जाएगा। तो प्यूरिन में कौन कौन आते हैं, पिरिमिडिन में कौन कौन आते हैं, इसका आपको पहले ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, तो प्यूरिन के जगह पर अगर मान लेते हैं तो उसको रिप्लेस होता है, पायरिमिडिन के जगह पर होगा। तो कट पिरामिड, याद है ना, कट पिरामिड, कट CUT, कट में क्या होगा, ये साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ये सब किस में आते हैं, पायरिमिडिन में आते हैं। और एडेनिन और गुआनिन किस में आते हैं, प्यूरिन में आते हैं। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक जेनेटिक कोड है, कहीं पर भी एक जेनेटिक कोड है। अब वहां पर क्या हो रहा है, एडेनिन के जगह पर एडेनिन, गुआनिन आ गया, या गुआनिन के जगह पर एडेनिन आ गया। तो ये क्या बोलते हैं, प्यूरिन को रिप्लेस कर दिया, और उसके वजह से जो चेंजिंग, जो म्यूटेशन आता है उसको ट्रांजिशन म्यूटेशन कहा जाता है। उसी तरह से पैरामिडिन, यानी कि जो साइटोसिन है, यूरेसिल है, थायमिन है, अगर इन लोगों के जगह पर बदला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन म्यूटेशन। और ये ट्रांसवर्जन म्यूटेशन क्या होता है कि प्यूरिन कन्वर्ट हो जाए पिरामिडिन में, और पिरामिडिन कन्वर्ट हो जाए प्यूरिन के अंदर, समझे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन।
लेकिन ये तो एक एक के जगह पर हो रहा है, तो इसमें भी इफेक्ट पड़ता है, समझे, इसमें भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो इसको आप ध्यान रखेगा। अगला जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और इसी का एनसीईआरटी में पूरा बनाया हुआ है कि राम हैज रेड कैप वाला जो एग्जांपल देखिएगा एनसीईआरटी के अंदर पूरा दिया हुआ है, उसी में है। तो उसमें होता है कि एडिशन होता है कि डिलीशन होता है। डिलीशन क्या होता है कि राम हैज कैप, तो राम हैज कैप, तो उसमें रेड को इंक्लूड किया था। रेड को अगर इंक्लूड करेंगे तो पहले RED, तो एडिशन में क्या होता है कि अगर 3 कोडोन को अगर आप एक ही बार डाल दीजिएगा तो जितना प्रोटीन बन रहा था सब वही बनेगा, एक और नया कोड आ गया तो उसके लिए एक और नया एमिनो एसिड जुड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हैं। उसी तरह से डिलीशन में क्या होता है कि एक एक को डिलीट करते चले जाइए, तो अगर एक एक को डिलीट कीजिएगा तो वहां पे डेंजर होता है। जैसे एडिशन में क्या होता है कि राम हैज कैप था, फिर उसमें राम हैज R जुड़ता है, तो उसमें देखिए पूरा सीक्वेंस ही बदल जाता है। अगर आप एनसीईआरटी में देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। राम हैज जैसे कैप है, राम हैज कैप, अगर इसमें डिलीट कर रहे हैं तो अगर एस को डिलीट कीजिए तो अब क्या हो जाएगा, 3-3 का पेयर बनेगा इस तरह से, तो ये ऐसे पेयर बन जाएगा, HAC बन जाएगा और AP छूट जाएगा। अब अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो एडिशन कर रहे हैं तो क्या होगा, राम हैज R आ जाएगा, तो पहला नंबर R आता है, तो फिर देखिए R अगर 1 आएगा तो पूरा वेरिएशन हो जाता है, पूरा सीक्वेंस में गड़बड़ी हो जाता है। लेकिन अगर 3 आ जाएगा तो RED रेड आ गया, तो उसमें क्या हो जाता है कि ये सब जैसा था वैसी है, खाली एक क्या जुड़ गया है, रेड। तो ये थोड़ा सा ज्यादा डेंजर होता है जब अगर इसमें एक एक शिफ्ट होगा, तो अगर पूरा शिफ्ट होगा तो उतना बदलाव देखने के लिए नहीं मिलता है, बस एक और खाली प्रोटीन उसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह से म्यूटेशन होने का जो ट्रेड है वो होता है, क्या है कि भाई या तो डिलीशन हो सकता है या एडिशन हो सकता है। लेकिन कोड में जैसे ही एडिशन और डिलीशन होता है तुरंत कोड का क्या हो जाता है, रूप बदल जाता है, और जो प्रोटीन जहां से बन रहा है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहले राम हैज कैप, ये 3-3 का हम लोग लिए हैं, तो ये एक किसी पर्टिकुलर एक एंजाइम के लिए कोड कर रहा था। अब वहां पे अगर रेड जोड़ दिए, रेड अगर 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ऐड हो गया, तो हो सकता है कि जैसे वहां पे एंजाइम बना रहे थे तो एंजाइम बनेगा तो साथ में एक और कोई नया चीज का प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक नया उसमें ऐड हो गया है। तो यही इसमें बताना चाह रहा है कि देखिए जो म्यूटेशन क्यों पढ़ाया, पहले ये ट्रांसलेशन से पहले म्यूटेशन क्यों पढ़ाया, कि आप जो एमआरएनए के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो एमआरएनए को रीड कर करके प्रोटीन बनेगा, अगर उस एमआरएनए के ऊपर अगर चेंजिंग आएगा तो जो प्रोटीन का सीक्वेंस है उसमें पूरा चेंजिंग आ जाता है। तो वो चेंजिंग म्यूटेशन के थ्रू इस तरह का आता है, आपको ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। तो अब चलिए आते हैं, ये हमको उम्मीद लग रहा है कि आप समझ चुके होंगे। अब ये है ट्रांसलेशन जो इंपॉर्टेंट है, कैसे एमआरएनए जो कोड लेके आया है उसको कैसे हम लोग प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे, उस पूरे प्रक्रिया को देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है कि ट्रांसलेशन है क्या भाई, तो द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। किसका पॉलीमराइजेशन होगा, एमिनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होगा, यानी कि एक के बाद एक एमिनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे और क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, पॉलीपेप्टाइड का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और ये कहां पे ऑकर होता है स्टूडेंट, ये साइटोप्लाज्म में ऑकर होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर में ट्रांसलेशन कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये माना जाता है कि सेलुलर फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस किसको माना जाता है, राइबोसोम को माना जाता है। यानी कि राइबोसोम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पढ़े थे कि इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो वही क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करवाने में मदद करवाएगा। अब फिर देखिए अगला लाइन बोलता है द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन एमआरएनए, यानी कि कौन सा कैसे कैसे एमिनो एसिड बनेंगे इसका सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है, एमआरएनए के ऊपर जो कोड आया हुआ है। यानी कि एमआरएनए के ऊपर जो कोड आएगा वही कोड क्या करता है, आगे चल करके प्रोटीन के बनाने में मदद करता है, ठीक है। अब आइए, तो इस तरह से ये बेसिक कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन को समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसका मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, यानी कि कैसे कैसे ये होता है। तो अब देखिए साइटोप्लाज्म में अगर आप इमेजिंग कीजिए, थोड़ा सा इधर मैं आना चाहूंगा, इधर आप देखिएगा कि एक जो है, आप ये देखिए कि एक सेल है पूरा, एक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसी के ऊपर हमारा क्या चीज अटैच रहता है, राइबोसोम। तो ई कौन है भाई, RER है, ये RER है। अब हुआ क्या है कि हुआ ये है कि डीएनए था, एक डीएनए यहां पे था, ये डीएनए था, डीएनए से क्या बन गया है, आरएनए का निर्माण हो गया। वो भी कौन आरएनए का, एमआरएनए का निर्माण हो गया। अब ये एमआरएनए यहां से चलते हुए आएगा और यहां देखिए साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म से कहां पे जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाएगा।
तो इस तरह से देखिए ये कोड लेकर के आया हुआ है और ये कोड आगे चल के क्या होंगे, यही RER के पास आएंगे और इसी को देख देख करके ये mRNA आ गया बाहर। अब ये कहां पे जा रहा है भाई, अब ये जा रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास और यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा तो यहाँ पे आएगा, इसको पढ़ पढ़ करके किसका निर्माण होगा, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होने वाला है, प्रोटीन। तो चलिए इसी को हम लोग यहाँ पे अब देखने चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इधर आइए कि ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या होता है, एमिनो एसिड का एक्टिवेशन। यानी कि जैसे ही, अब इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए आप लोग, यहाँ पे क्या हुआ, mRNA था, mRNA जैसे ही यहाँ पे आया, यानी कि जैसे साइटोप्लाज्म में आया तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, एमिनो एसिड घूम रहे हैं। यानी कि 20 टाइप के एमिनो एसिड जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, यानी कि एमिनो एसिड 20 कहां पे पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म में। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि tRNA भी कहां पे पाया जाता है, यही साइटोप्लाज्म में। यानी कि tRNA भी कितने लगभग होते हैं, 20 tRNA भी होता है। क्यों 20 होता है भाई, क्योंकि 20 वो एमिनो एसिड है, इसलिए 20 एमिनो एसिड को ढोने के लिए tRNA क्या है, एक तरह का व्हीकल है, गाड़ी है, जो क्या करेगा, एमिनो एसिड को लोड करेगा और कहां पे लेके आएगा, यहां पे लेके आएगा, ताकि इसको रीड कर करके और उसका जो गुत्थी है, माला जो बनाना है प्रोटीन एमिनो एसिड का, वो बना सके अच्छे से। तो ये क्या करने वाला है अभी देखिए, यानी कि साइटोप्लाज्म में क्या है हमारा, बोलो, एमिनो एसिड है और tRNA घूम रहा है, mRNA इधर से आ चुका है। तो क्या होगा, एमिनो एसिड के अंदर खलबली मच जाती है। क्या मचेगा, अरे जोर से बोलो, क्या मचेगा, खलबली मचेगा। और ये क्या, यहाँ पे देखिए कि एमिनो एसिड बोलेगा एटीपी से कि तुम मेरे पास आओ, एक और एंजाइम का मदद लेगा और इस तरह से एमिनो एसिड ये मोनोफॉस्फेट का एक और एंजाइम के साथ जो है एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। यानी कि आप अगर ऐसे समझिए कि ये एक एमिनो एसिड है, इस तरह से एमिनो एसिड था और इस एमिनो एसिड के ऊपर ये जैसे ही एंजाइम जुड़ता है, इस तरह से एक एंजाइम जुड़ गया, इस तरह से ये कैप पहन लिया। कैप क्या दर्शा रहा है कि अब ये एंजाइम जैसे ही जुड़ा, ये एंजाइम जैसे ही जुड़ा तो ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। यानी कि एमिनो एसिड क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया, खुश हो गया। अब होगा दूसरा क्या होगा, एमिनो एसिड तो चार्ज हो गया, एमिनो एसिड जग गया। तो अब इसको क्या करना है, जितने एमिनो एसिड है, 20 टाइप के एमिनो एसिड, सब के अंदर धड़ाधड़ ये खबर फैल गया कि mRNA आ गया है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ऐसा करो एमिनो एसिड तुम लोग सब जग जाओ रे, तो क्या करेगा, पूरा का पूरा वो जो है क्या होगा, एमिनो एसिड जगना चालू, यानी कि फटाफट 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 इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना के रेडी। अब एमिनो एसिड जग गया तो दूसरा क्या होने वाला है कि फिर ये बोलता है कि कहां चलना है, मतलब वहां पे चलना तो कहां पे है, RER के पास ना, तो उसके लिए गाड़ी चाहिए ना, तो गाड़ी बोला, तो गाड़ी कहां पे था, तो यहाँ पे क्या होगा, tRNA भी अब गाड़ी क्या है कि अभी स्टार्ट होगा। थोड़ा सा गाड़ी बहुत दिन से रखल था, अब थोड़ा सा वो क्या होता है, गाड़ी जब देखते नहीं हो, जब सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट होने में प्रॉब्लम, अरे होता नहीं है, किक मारते मारते आदमी के कभी कभी हालत खराब, कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है। तो उस दौरान क्या हो रहा है, उस दौरान क्या हो रहा है, यानी कि वो अभी डाउन है, एक्टिवेट नहीं था, अचानक आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। अरे एक बार एक्टिवेट करो ना तो 100 के स्पीड चलेगा, वो कितना चलेगा, 100 का स्पीड चलेगा। जितना जिसका बाइक का कैपेसिटी होगा, 4 व्हीलर का कैपेसिटी होगा, उतना स्पीड में वो चलेगा। लेकिन एक्टिवेशन के समय थोड़ा सा गड़बड़ेशन है। तो जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ तुरंत क्या होने लगता है, चार्जिंग ऑफ tRNA, और इसी को क्या बोलते हैं, एमिनो एसाइलेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एमिनो एसाइलेशन। यानी कि tRNA गाड़ी भी अब स्टार्ट हो गया है, गाड़ी भी स्टार्ट हो गया है। तो अब देखो, जितना गाड़ी उतना एमिनो एसिड, और सब एमिनो एसिड क्या करेगा, देखो tRNA है, अब एमिनो एसिड को बोला गया जितना tRNA है, अपन जितना भी tRNA क्या है, व्हीकल है, गाड़ी है, वो किसके पास चला जाएगा, अपना वाला एमिनो एसिड के पास चला जाएगा। तो जितना गाड़ी उतना एमिनो एसिड, सब अपना पास जाएगा। तो एगो के बता दे रहे हैं, तो बाकी तो सबको समझ में आ जाएगा ना। तो एक में क्या बताया, एक tRNA था, वो जो कॉम्प्लेक्स बना था उसको बुलाया कि भैया तू हमारा पास आओ और हमारा ऊपर बैठ जाओ। तो यहाँ पे देखो ये tRNA आवेगा, अरे आया, और ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, एमिनो एसिड का इस पर बैठ गया। अब ये रेडी है, बिल्कुल रेडी है, ये क्या है, बिल्कुल रेडी है। इस तरह से ऐसे 20 पर हुआ, दर 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 दर, सब एमिनो एसिड आया, tRNA के ऊपर क्या हो गया, ऐसे पूरा बैठते जा रहा है, बैठते जा रहा है, अब बैठ गया। अब क्या होने वाला है, mRNA अब चलते हुए धीरे 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 चलते हुए कहां पहुंच रहा है, इसके पास, RER के पास पहुंच रहा है। और तब तक tRNA लोड हो चुका है, tRNA पर एमिनो एसिड लोड हो चुका है। अब देखो क्या होने वाला है, अब ये जैसे ही यहां पे आएगा तो क्या होता है भाई कि एक कॉम्प्लेक्स, यहां पे देखो मशीन तुरंत जो वहां पे मौजूद है, ये RER के पास था, RER के पास वो कौन सा मशीन है, अरे राइबोसोम के ऊपर, अरे सॉरी RER जो है उसके ऊपर क्या मौजूद है, राइबोसोम।
तो राइबोसोम के कितने सब यूनिट होते हैं? 2। अरे बताए थे ना, वो अगर 80S राइबोसोम है तो कितना कितना था, कितना कितना बताओ? 60 और 40 था, याद आ रहा है? यानी कि अगर यूकैरियोट्स का बात करेंगे तो ई कितना होगा, 40S होगा, और ये कितना होगा, 60S होगा। यस या नो? लेकिन अब देखो होता क्या है कि एमआरएनए आया राइबोसोम के पास, वहां पे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आया, और आते के साथ पहला नंबर किसको बुलाता है, स्मॉलर सब यूनिट को। और ये बुलाने का कौन काम करता है, मैग्नीशियम प्लस आयन। मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन पंडित जी हैं, ठीक है, पंडित जी हैं। अब बुलाएंगे कि आइए छोटे सब यूनिट, अब आइए, चूंकि एमआरएनए आ चुके हैं तो ये बुलाएंगे मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन, तो छोटा सब यूनिट आएगा और कहां पे जुड़ जाएगा, जो इनिशिएशन कोडोन। यहाँ पे 2 चीज देखो, एमआरएनए के ऊपर 2 चीजें होंगी, एक तो सबसे पहला इनिशिएशन कोडोन होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा, स्टॉप कोडोन। यानी कि जहां से शुरुआत होना है और जहां से लास्ट होना है, और बीच में सब कोड है प्रोटीन वाला, ठीक है ना। तो इनिशिएशन कोडोन के पास सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट जुड़ जाता है। अरे जुड़ा, इसके बाद होता क्या है कि जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट जुड़ा तो तुरंत टीआरएनए को बुलाया जाता है। स्मॉलर सब यूनिट टीआरएनए को बुलाता है कि फलाना टीआरएनए अब आइए, तो कौन आएंगे, जो मिथियोनिन को लोड किया होगा, क्योंकि एयूजी किसके लिए कोड करता है, मिथियोनिन के लिए, याद है ना। तो वो मिथियोनिन वाला टीआरएनए को बुलाएंगे, तो टीआरएनए गाड़ी स्टार्ट किए हुए है, अभी पूरा स्टार्ट किए हुए है, फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे ला करके यहाँ पे ला करके बैठेगा। लेकिन जैसे ही बैठा तो तुरंत क्या होता है कि लार्जर सब यूनिट को बुलाया जाता है कि अब लार्जर सब यूनिट आप भी आइए। यानी कि पहले स्मॉलर सब यूनिट, तब टीआरएनए लान करके जुड़ा, तब तीसरा बार में क्या हुआ, ये लार्जर सब यूनिट आया। लार्जर सब यूनिट में 3 रीजन होते हैं। लार्जर सब यूनिट में कितने रीजन होते हैं, 3। एक तो एग्जिट साइट होता है, एक पेप्टिडाइल साइट होता है, एक एमिनो एसाइल साइट होता है। यानी कि आप ऐसे समझे अपने भाषा में कि ये तीनों साइट क्या कहता है, A4 आने वाला, यानी कि इधर से एमिनो एसिड और टीआरएनए क्या होंगे, आएंगे। P4 प्रोटीन बनाने वाला, P4 प्रोटीन बनाने वाला, और जब बन जाएगा तो E4 एग्जिट होने वाला, समझे। तो आने वाला प्रोटीन बनाने वाला और E4 एग्जिट होकर के जाने वाला। अरे ठीक है, तो आप ऐसे ही याद रखेगा, आने वाला में मतलब क्या होगा कि इधर ही से टीआरएनए क्या होगा, आवेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तो जुड़ा, लार्जर सब यूनिट आया, मिथियोनिन आया। अब देखो यहाँ से एक अलग से फिर से टीआरएनए को बुलाया गया ए साइड पर, तो इधर से टीआरएनए घूम रहा था तो यू कोड था, तो किसको बुलाया गया, ए वाला को बुलाया गया। और यहाँ पे देखो ये ए वाला क्या है, अपने ऊपर एक एमिनो एसिड को लोड किया हुआ है। अब ये लोड हो गया, ये लोड हो गया, अब क्या होगा, अब ये जैसे ही लोड होता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है स्टूडेंट, जिसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और उसमें कौन मदद करवा रहा है, एंजाइम, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसको राइबोजाइम के नाम से भी जाना जाता है। अरे यही आरएनए है, ही पता है ना, ये आरएनए ही है, पढ़ाए थे वहां पे। तो ये आरएनए राइबोजाइम ही क्या करता है, ये दोनों के बीच में क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। यानी कि ये देखो एक फूल है, ये एक फूल है, या ये एक मोती है, एक मोती है, उसके बीच में धागा पिरोने का काम कौन कर रहा है, धागा पिरोने का, यानी कि उसमें मिलाने का कौन काम कर रहा है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसको राइबोजाइम के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखिए इस तरह से हो गया। अब क्या होगा कि अब इसको आगे बढ़ाएगा, अब इसको क्या होगा, आगे बढ़ाएगा। तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। और ये कौन करवाता है, ट्रांसलोकेज एंजाइम करवाता है, ट्रांसलोकेज एंजाइम। एंजाइम मतलब यहाँ पे जैसे ही ये आया, ये मिला, जैसी माला बना ना, कहता है बस 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 अब हो गया, मिलन तो निकल हो गया, चलो 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 निकलो निकलो। अब इसको धक्का मार करके ये दोनों सब यूनिट को धक्का मार के देखो आगे शिफ्ट कर दिया। और जैसे ही आगे शिफ्ट हुआ तो ये वाला अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पोजीशन पर आ जाएगा, ये वाला पी यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला ए आगे चला जाएगा। तो देखिए वैसे ही शिफ्ट किए हैं कि अब ए यू जी हट गया, ई यहाँ पे आ गया। अब अगला वाला ये वाला जो था यहाँ पे ऑलरेडी था, अब इसके आगे वाला ए वाला पोजीशन यहाँ पे आ गया। ए है, ये पी है और ये ई है। तो ए वाला में अब नया ये एमिनो एसिड आया, इस तरह से अपना कोड को कोड करेगा और इस तरह से ये पहचान लेगा। और इस तरह से ट्रांसलोकेज फिर इसको फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, और जैसी बॉन्ड बनेगा ट्रांसलोकेज बस 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 मिलन हो गया, आगे धक्का मारेगा और फिर इस तरह से देखिए लास्ट में पहुंचेगा जहां पे यूएजी। तो याद करो स्टॉप कोडन कौन कौन था, एजी आजा, याद है ना। तो यू लगा दो, तो एजी यहाँ लास्ट में है। तो जैसे ही एजी आते हैं तो कोई नहीं आएगा, टीआरएनए अइबे नहीं करेगा, क्योंकि एजी के लिए कोई है ही नहीं, एजी के लिए कौन है, कोई नहीं है। तो एजी यहाँ पे जैसी आए, अब टीआरएनए अइबे नहीं करेगा ए साइट में। तो ये जितना बना था एमिनो एसिड देखिए बन गया। और इस तरह से जैसे ये आगे जाएगा, अब दोनों लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे, जैसे प्रोटीन बन गया दोनों जुदा हो जाएंगे। पंडित जी कहेंगे ठीक है जवाब जवाब तो नहीं काम हो गया, इधर आ जाएंगे और यहाँ पे मेन क्या बन गया, एमिनो एसिड का निर्माण हो गया।
अरे क्लियर है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट पूरा का पूरा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा, आप वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखिएगा, स्लो करके देखिएगा, क्वालिटी को बढ़ा के देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देता है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।